अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोशाखाना केस की समाअत करने वाले सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर जानिबदारी के इल्ज़ामात, एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के बीचों बीच ही आज तहरीक इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया। फ़ैसले की स्याही खुश्क होने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उधर इस्लामाबाद में ये फैसला आने की देर थी कि उधर लाहौर में चेयरमैन पीटीआई को उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, आज जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर रखा था और वकला ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देना थे, लेकिन इमरान खान पहुँचे ना ही उनकी लीगल टीम वहाँ पर गई। वक्त पर अदालत को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो मसरूफ़ हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने केस में मुख्तसर वक्फा भी दिया, लेकिन अगली कोई तारीख देने के बजाय उन्होंने आज का ही वक्त रखा केस के फैसले के लिए। जब दोबारा केस की समाअत हुई तो अदालत को ये बताया गया कि ख्वाजा हारिस अभी भी जमानतों के केस में एहतसाब कोर्ट में बिजी हैं, थोड़ा वक्त दे दें, जिस पर जज साहब ने वार्निंग देते हुए कहा कि अब अगर चेयरमैन पीटीआई के वकला 12 बजे तक पेश ना हुए तो वो केस का फैसला सुना देंगे। फिर वही हुआ जिसका खदशा बार बार तहरीक इंसाफ कर रही थी। एक ही दिन में जब तीसरी बार इस केस पर समाअत शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने अपनी अदालत में चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील को एक दफ़ा फिर ना पाकर ये रिमार्क्स दिए कि मैं फैसला महफूज करने लगा हूँ, 12:30 बजे फैसला सुनाऊंगा। कुछ ही देर के बाद पीटीआई के वकील नईम पंजोथा और ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुंच गए। एक बार फिर से केस की समाअत शुरू होने पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या मुझे कुछ कहने की इजाज़त है, मैं आपके खिलाफ ट्रांसफ़र दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। इस पर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अपने फैसले में फाजिल जज ने कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस का उन पर जुर्म साबित होता है। चेयरमैन पीटीआई पर झूठे असासे जाहिर करने के जुर्म में भी वो गिल्टी पाए गए हैं। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि वो बिला शक व शुबा बदयानत साबित हुए हैं। लिहाजा ये अदालत चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। सज़ा मिलते ही इलेक्शन एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए। इससे पहले कि इस फैसले की खबरें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करती आती, इत्तलात आ गई कि उधर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बार ज़मान पार्क में पुलिस को किसी भी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चेयरमैन पीटीआई को बराह रास्त बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद लेकर चली गई। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और विक्टिमाइजेशन की मिसाल करार देते हुए अब इसे आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान करते समेत मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है। उनका ये मानना है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जिस अंदाज से तोशाखाना केस को सुना, फिर उजलत में फैसला दिया, इससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ये सब क्या इतनी तेज़ी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? पीटीआई को तोशाखाना केस पर 4 बड़े एतराज़ात हैं। पीटीआई का सबसे पहला एतराज़ ये है कि चेयरमैन पीटीआई ने जिन 4 गवाहों की लिस्ट दी उनको सुना जाए। ख़ास तौर पर मिलिट्री सेक्रेटरी को अदालत नोटिस जारी करके बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करे। एक एतराज़ ये भी था कि तोशाखाना केस मुतल्लिका कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मियांवाली का बनता है, जिसे गैर कानूनी तरीके से इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चलाया जा रहा है। पीटीआई का एक और एतराज़ भी है कि तोशाखाना केस टाइम बार्ड हो चुका है, यानी 120 दिन गुजरने के बाद जमा करवाए गए गोशवारों पर पिछले साल अगस्त में स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भेजा और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौजदारी कार्रवाई करने का कहा। पीटीआई का सबसे बड़ा एतराज़ हुमायूं दिलावर जज साहब की जानिबदारी पर था कि ये जज माजी में सोशल मीडिया पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पोस्ट करते रहे हैं और 9 मई की ऐसी गिरफ्तारी जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी है, उस गिरफ्तारी के दौरान भी जज हुमायूं दिलावर ने पुलिस लाइन में जाकर चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की थी, जिसके बाद आला अदालतों ने इसको रिवर्स भी किया था। नाजरीन, अब इस गिरफ्तारी का एक सियासी पहलू ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई को ऐसे वक्त पर गिरफ्तार किया गया है जब मुल्क में एक आम इंतखाबात का माहौल बनने जा रहा है। नवाज लीग के एक अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े बराबर करने का मुतालबा कर रही थी। क्या इस गिरफ्तारी को ये समझा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा किया जा रहा था वो पूरा हो गया है? सवाल ये भी है कि नवाज लीग के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड तराजू के पलड़े अब समझते हैं कि बराबर हो गए या अभी भी और कुछ करना बाकी है? 2018 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ जेल में थे, तो क्या इस इलेक्शन पर चेयरमैन पीटीआई जेल में होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कानूनी ऑप्शंस, कानूनी रास्ते क्या हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं
सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, यही फैसला एक्सपेक्टेड था? फैसला जो कवायद थे और जो उसके जज हुमायूं दिलावर, उससे जो अखज़ किया जा सकता था उसकी बॉडी लैंग्वेज और उससे, वो यही था, यही फैसला आना था। और उसने जो इसरार किया कल रात से, मैंने तो लोगों को कहना शुरू कर दिया था, जो उसने इसरार किया कि पर्सन आए, इन पर्सन आए, वो अपने सामने उसको गिरफ्तार कराना चाहता, इसमें कोई शक नहीं हुई। जो इतनी ज्यादा उसने हेट्रेड की और पोस्ट की थी अपनी एडमिटेड ये जो फेसबुक अकाउंट है उसपे, वो तो बिल्कुल ही हेटेड द अक्यूज्ड ही वाज ट्राइंग, बहुत उससे नफरत करता। तो ये बड़ा क्लियर है, तो बहुत क्लियर है। इतना मैंने बायस तो देखा ही नहीं। आप देखें मंसूर अली शाह साहब, वो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पर्सनल बायस का जब उनके एतराज उठाया, पहले दिन नहीं उठाया, दूसरे दिन नहीं उठाया, तीसरे दिन नहीं उठाया, चौथे दिन गवर्नमेंट ने एतराज उठा दिए। उनको ख्याल हुआ कि ये तो खिलाफ जाएगा और ये फौजी अदालतों, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठू, एक फरीक को एतमाद ही नहीं है तो मैं क्यों बैठू, मैं नहीं बैठ। तो ये लेकिन अब अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि ये जज मुझे पसंद है, ये जज जानिबदार है, ये गैर जानिबदार है, तो फैसलों के क्या मेरिट्स रह जाएंगे फिर? शाजिया, ये अगर सिर्फ इल्जाम होता और उसके खिलाफ कोई सबूत ना पेश करते, कोई वो तो सबूत पेश कर रहे हैं, वो इल्जाम तो बाद में लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये इसका ये शख्स है, इसका ये फेसबुक अकाउंट है, उस पे इसने हमें हर किस्म की मुल्ज़िम को हर किस्म की ईजा रसानी की जो वारदात हो सकती है वो की हुई है। इस पे उसने कार्टून बनाए हुए हैं। तो ये किस तरह मेरे ख्याल से इंसाफ कर सकता है? लेकिन आप देखें ना, मौजूदा हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस पर एतराज़ उठाती रही है, लेकिन उनके एतराज़ात को तो उस तरीके से नहीं सुना जाता। वो बेंचेस भी वही रहते हैं और फैसले भी आते हैं, मानना भी पड़ता है। ये एक गलत प्रेसिडेंट नहीं हमारी अदलिया में आ रहा है? नहीं, ये मौजूदा हुकूमत के फैसले मानते हैं, कहाँ मानते हैं? इन्होंने चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी चढ़ाई। और ये कहते थे कि हम बेंच को ही नहीं मानते तो फैसले को क्यों माने। ये अभी कह रहे हैं इस मामले में, तोशाखाना में और वो फौजी अदालतों में भी। तो ये नहीं मुझे कहो कि वो मानते हैं अदालत को। वो मानते हैं जब अदालत उनके फैसला हक में करती है। जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस देके पहुंचते हैं पूरी अदालत को या बेंच को रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट, और वहां से ये इस बात का यकीनी बनाते हैं तो वज़ीर आज़म के खिलाफ हो, और वो पूरा हुआ। और उसके तहत गवर्नमेंट को उस वक्त तो ये उमर अता बंदयाल बहुत अच्छा, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। जब उन्होंने जरा थोड़ी सी आपके छोटे मोटे मामलों में रिलीफ न देनी, ये जो बनती नहीं थी, आप इसके खिलाफ सही काम सोचा लेके हो गए। सही। चौधरी साहब, ये बताइएगा, हर मुल्जिम के पास ये उसका हक होता है, उसका बुनियादी हक है कि वो अपने दिफा में गवाहों को पेश करना चाहिए, उसको ये हक मिलना चाहिए। साहब जब ये कहते रहे कि मुझे भी ये हक मिलना चाहिए, मैं गवाहों को, आप गवाहों से पूछें, लेकिन कभी घंटे का वक्त दिया जाता था, कभी 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता था। तो क्या ये किसी जज के पास ये राइट होता है कि किसी भी मुल्जिम के इस राइट को दबा लिया जाए? नहीं होता। और इधर तो बड़ी ही
अजीब रवायत डालने की कोशिश की है। 4 गवाह एक मुल्जिम कहता है, हाँ तो चाहे तो 20 गवाह पेश कर, बिल्कुल। मुल्जिम क्या 2 या 3 गवाह 4 गवाह मैं पेश करना चाहता हूँ, आप कहते हैं ये रेलेवेंट ही नहीं है। और भाई रेलेवेंट किस तरह कहते हैं, उसने तो बयान ही नहीं दिया अभी। आप उनके होते या उनके नाम और उनके स्टेटस देख के कहते हैं रेलेवेंट नहीं। ये कोई आपको वही आई है कि वो खुदा खास्ता कि वो क्या कहने वाले हैं। अगर वो कहता है, दुआ जाता है विटनेस बॉक्स में और वो बातचीत करना शुरू हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि वो बड़ा अच्छा, बाबर आजम बड़ा अच्छा खेले, आप उसको रोक सकते हो, कह सकते हो कि जी आप इररेलेवेंट हो, आप मौजूद नहीं हो। बगैर सुने वो उनको बगैर कोई शहादत रिकॉर्ड किए आप कह रहे हैं कि जी सही। अब भी आप इसको हतमी फैसला समझ रहे हैं, इसको 22 फैसला तो कहा जा रहा है। अब देखें, तहरीक इंसाफ के पास राइट तो है, क्या पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट इस सज़ा को मुअत्तल कर दे और कहे कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक की जो सज़ा है वो मुअत्तल है। ये भी तो ऑप्शन है, जमानत भी मिल सकती है। हाँ नहीं, जमानत तो मिल जानी है, जमानत तो हो जानी है। 3 साल की सजा है, हाँ इससे ज्यादा सुनवाई में कोई लग जाता है कि, और ये मामूल है, ये मामूल है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मामूल है कि जिसको 3 साल की सजा हो, 5 साल की सजा हो, 6 साल की सजा हो, उसको ये अदालतें रहा कर देती है कि ये अब अगर बेगुनाह है तो पता नहीं हमने इसको जेल में रखा होगा, हम बाद में फैसला करें जब अपील को देखें सारी, तो ये बेगुनाह था तो इसको हम जेल में ना रखे, 4 साल मिली है सजा, वो भुगत देगा, बाद में उसको करवा लेंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा को बरकरार रखते हैं, फिर ऑप्शन होगी, फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो पहले जाना पड़ेगा इनको हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी मतलब पेचीदा बात समझ नहीं आती। हाई कोर्ट ने एक पिटीशन रखी भी है वो फैसला करने के लिए कि क्या ये 4 जजेस 4 गवाहों को बुलाने का हक रखना था मुल्जिम के नहीं। अब ये हाई कोर्ट ने अपने पास रखी हुई है उस ऑर्डर के खिलाफ जिसमें इसने डिसमिस किया वो गवाहों को तलब करने की जो दरखास्त थी। अब वो क्या ये वो जो अब इसमें वो जो पिटीशन है हाई कोर्ट में दायर की गई कि हमारे गवाह हमें नहीं बुलाने दिए, वो पिटीशन हाई कोर्ट में जारी सारी है। अब अगर हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकयातन ये एक जो मतलब कि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट अगर ये फैसला देती है, इस बात को देखती है कि गवाहों को बुलाया जाए, तो ये सब रिवर्स हो सकता है? नहीं, फिर खत्म हो गया, वो तो कन्विक्शन खत्म हो गई खुद ही। तो दोबारा मामला सेशन कोर्ट में जाएगा? मामला फिर सेशन कोर्ट में जाएगा। अब चौथी मर्तबा तो सेशन कोर्ट में फिर वो सेशन कोर्ट में फिर भी तो वहाँ पे हुमायूं दिलावर साहब भी बैठे होंगे ना? हाँ, हालांकि ये भी बड़ी गलत मिसाल है। एक बंदे के खिलाफ आपने इतना ठोस सबूत पेश किए हैं कि ये मेरे खिलाफ है, वो तो मैं समझता नहीं वो जज और मुल्जिम की आंखें मिलते हुए क्या जज क्या महसूस करता होगा? सही, उसको ये उससे नफरत करता है। एतजाज साहब ये बताइएगा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिल जाता है सज़ा मुअत्तल करने का, और जब तक फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करता है कि तब तक सज़ा मुअत्तल है जब तक हमारे फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, तो वो जो नाअहली है 5 साल के लिए उसमें भी फिर ज़ाहिर स्टे मिल जाएगा, वो भी है ना? किस तरह आप एक बंदे को एक फैसले पर जिसकी अपील है और अपील हुई है और अपील एक्सटेंशन है ट्रायल की, उसको भी वो भी मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा,
तो ये केसेस तो फिर चलते हैं, साल साल केसेस चलते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर इलेक्शन टाइम पर हो गए, आज तो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में ये फैसला हो गया कि नई डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस लेट हो गए तो इसका मतलब के पास बड़ा चांस है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। ये तो इसमें से मिलेगा। ये तो मतलब ये सोचना कि आज हमने गिरफ्तार कर लिया और हमने बड़ा हम चैंपियन हो गए, भाई कल अगर उसका जुलूस निकल आया जेल से रिहाई के बाद, लोग वहाँ पहुंच गए और जुलूस की शक्ल में उसको ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने मोटरवे पे या रोड पे। 9 मई के बाद कोई जुर्रत करेगा अब जुलूसों में जाने की? मुझे इस चीज का जवाब दें। आज आपने देखा है, आज कहीं मजामत देखी आपने? बड़े सुकून से बगैर मजामत की गिरफ्तारी हुई है, नहीं तो सिर्फ गिरफ्तारी के खदशात पर ही कारकुनान जो है वो आपे से बाहर हो जाते थे और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे पीटीआई के कारकुनान। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हालात यकसर बदले हैं चौय साहब। नहीं बदले हैं, यकीनन बदले हैं, पर अगर 100-200 भी तो वो चले जाते हैं और वहाँ एक सीन क्रिएट कर देते हैं, तो ये तो मुश्किल वो उसी तरह होता है ना, स्पार्क एंड सेट अ प्रेरी फायर। तो ये माओ सेतुंग का कॉल है। तो बहरहाल ये अब देखने की बात है, ये पीटीआई अपनी जो भी बची खुची उनकी क़यादत है उसको सोचना और देखने की है, एक मौका है उनके पास। लेकिन शायद नून लीग के लिए तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, कि नहली और का गिरफ्तार होकर जेल में रहना 2018 के इलेक्शंस की तरह जैसे नवाज शरीफ जेल में थे। हाँ बिल्कुल यही सही। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब, फायर कानून मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर बराए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, की नहली गिरफ्तारी के बाद क्या अब आप लोगों को तसल्ली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है, इंसाफ के तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो सुओ मोटो लिया गया था। JIT जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर बनाई गई और तूफानी स्पीड के ऊपर जो है वो केस चला और कोई 112 पेशियां जो हैं वो वजीर आज़म साहब वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है वो भुगती। और सुओ मोटो के अंदर ये होता है कि राइट ऑफ अपील, उससे सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट बन जाता है और आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता, एक लिमिटेड वो चीज़ होती है। तो आज जो के साथ हुआ है वो तो ट्रायल कोर्ट ने इनको जो है वो सजा सुनाई है, जहां 40 या 42 पेशियां हुई, जिसमें से वो 3 में पेश हुए और 12 इनकी जो लीगल टीम थी और कि ये ना सिर्फ ख्वाहिश थी, काविश थी कि ये डिले हो, ये केस चले ही ना आगे, क्योंकि वो इसमें गिल्टी थे। तो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से साहब के साथ तो कोई ना एजेंडा नाफिज हुआ, ना कोई प्लानिंग की गई, ना कोई बड़ा प्लान इम्प्लीमेंट था कि चीफ जस्टिस से लेके सारे मामलात एक तरफ हों। यहाँ तो उनके पास अभी हाई कोर्ट भी मौजूद है, राइट ऑफ हाई कोर्ट की भी अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी अपील है। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ हुआ है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के मराहिल अभी तय नहीं हुए मुकम्मल, ये कह सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी के साथ इस तरह का जुल्म हो या जुडिशल एक्टिविज्म हो या एजेंडा नाफिज हो, तो ये हमारी कतन ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का जब सवाल उठाया जाता है तो हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका कंपैरिजन के एक कानूनी और एक अच्छा, अभी भी आप बेंचेस पर मौजूदा हुकूमत जो है वो एतराज़ात उठाती है कि फलां जज पर हमें एतमाद नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो फैसले को नहीं, हम तो बेंच को नहीं मानते, फैसला मानना को दूर की बात है। तो जब जज हुमायूं दिलावर पर एतराज़ उठाते थे, उनकी वकला टीम उठाती थी, उनकी जानिबदारी पर सवाल उठते थे, तो क्या वो जायज़ नहीं था आप लोग जजेस पर एतराज़ उठाएं, पूरे बेंचेस को आप लोग कंट्रोवर्शियल बना दें? वो बिल्कुल ठीक है, एक जज को जानिबदार कहें और वो कंफर्टेबल ही नहीं है एक जज के पास अपना केस लगवाने में, तो वो सब ठीक है। नहीं, देखें, बात बिल्कुल ये कंपैरिजन नहीं बनता। मैंने आपको बताया कहाँ 112 या 100 से भी ज्यादा 150 पेशियां एक साहब का। नहीं, मैं तो मौजूदा सिनेरियो की बात कर रही हूँ, आप तो मौजूदा बेंचेस पर भी एतराज़ात उठाते हैं।
देखिए, जो मौजूदा जो सिनारियो है यहाँ तो अवॉइड किया जा रहा है ना, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। और आप एक जज के ऊपर इतराज जो उठाते हैं वो दरमियान में आप कहीं जाके उठाते हैं, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो उन्होंने भी इस ये जो रिक्वायरमेंट थी या जो इनकी सदा थी कि इस जज को हम नहीं मानते, वो तो जब केस अब इतना आगे बढ़ जाए और फिर आपको लगे कि आपको सजा होने लगी है, तो फिर आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें तो वो फिर चलती नहीं है। तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। आप लोगों ने तो मिठाइयाँ नहीं खाई आज? वैसे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि नून लीग के जो कारकुनान हैं वो मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे भी हैं, खा भी रहे हैं, खुश भी हैं। आप लोगों ने भी कोई खाई हैं, बांटी हैं मिठाइयाँ? एक आदमी जो झूठ के ऊपर लोगों पे इल्जाम लगाता रहा, करप्शन की रट लगाई रखा, तोशा खाना के ऊपर सियासत करता रहा, वो खुद जो है वो मुजरिम पाया गया है तोशा खाना के ऊपर, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर और मिस डिक्लेरेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली जो हमारा वर्कर है उसको थोड़ी सी तस्कीन इस सिलसिले में पहुंची होगी। जो झूठ की बुनियाद पे इमारतें खड़ा कर रहा था, आज उसका झूठ पकड़ा गया और उसकी। तो इसका मतलब आपने भी मिठाई खाई आज? नहीं, मैंने नहीं खाई, खा लूंगा, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। खाएंगे जरूर। कल मिठाइयाँ खाने वाले आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप भी जरा सोच समझ के मिठाइयाँ खाइएगा। कल को जब तहरीक इंसाफ वाले नवाज शरीफ की नाअहली पर गिरफ्तारी पर मिठाइयाँ खा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ये वक्त इन पर भी आ सकता है, तो वक्त सदा एक सा नहीं रहता। तो सोच समझ कर आप लोगों ने जो है वो मिठाई खानी है और खाने देनी है। मुझे ये बताएं कि आज जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला हुआ कि नई डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक या आइंदा इलेक्शंस होंगे, तो जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वो मान गई हैं? नई मतलब कि कुछ लोगों को तो बड़े एतराज़ात थे ना, तो उनके एतराज़ात कैसे दूर हो गए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा अपना ये ख्याल था, और इसके ऊपर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि हुकूमत समझती है कि पुराने सेंसस के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करा दिए जाएं। ये स्टेटमेंट भी गालबन उनका आया था, लेकिन बहुत सारी जमातों को एतराज़ था इसके ऊपर। और क्योंकि ये कोalition हुकूमत है जिसके अंदर MQM है, बलोचिस्तान से जमातें हैं, KPK से जमातें हैं, जो कि ज़्यादातर छोटे सूबों से जमातें थीं, और उनका ये ख्याल था कि पुराना सेंसस जो है उसमें बहुत सारे मसाइल थे। तो नई मरदमशुमारी में भी मसाइल है ना, नई मरदमशुमारी पर ही तो एतराज़ उठा रहे हैं MQM वाले। नहीं, देखिए, उनकी पुरानी के ऊपर ज्यादा संगीन एतराजात थे, और नई के ऊपर तो वो चाह रहे थे कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। नई सेंसस में तो वो कहते हैं कि आबादी को कम गिना गया, नई सेंसस पर तो एतराज उठा रहे हैं वो लोग। नए सेंसस में भी उनको एतराजात थे, लेकिन पुराने पे तो बिल्कुल थे ना, पुराने का तो ऑन रिकॉर्ड है। नई को भी जो है वो हमने कोशिश की जब अभी अपनी हुकूमत के दौरान कि उनके एतराजात को क्लियर किया जाए, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। और देखें, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके हिस्सेदार हैं, उनको काबिल कबूल होने चाहिए। तो अगर एक मेजॉरिटी जो पार्टीज हैं जो छोटे सूबों से बिलोंग करती हैं वो इस चीज को तस्लीम ही ना करें, कितनी देर के बाद अब होने चाहिए ये भी बता दें। देखिए, ये तो अब जो आईनी प्रोसेस है वो फॉलो होगा, आइन के मुताबिक सब कुछ होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने डेट आइडिया क्या है इलेक्शन कमीशन के बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट का कल तफसीली फैसला है कि इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी है, उनकी तो आईनी जिम्मेदारी है, उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को डिले करें। नहीं, जब ये सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर एक आईनी प्रोसेस है, वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल करना है। तो डेट तो इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी बखूबी पता है इस चीज़ का कि आइन के अंदर अगर सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर उसके बाद वो सेंसस के मुताबिक ही, नए सेंसस के मुताबिक ही इलेक्शन होता है। तो सीट्स में तो छेड़छाड़ नहीं होगी ना सूबाई और कौमी सब, क्योंकि उसके लिए तो ज़ाहिर है एक अमेंडमेंट चाहिए, और अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए जो किसी के पास नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो है वो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इख्तियार रखता है कि सीट्स में छेड़छाड़ ना भी हो, लेकिन जो डिलिमिटेशन है, हल्का बंदियां हैं, वो उस प्रोसेस को वो मुकम्मल कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं।
मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, आज अगर मैं सादा अल्फाज में आपसे आज के फ़ैसले के हवाले से पूछूँ, कि सज़ा के हवाले से पूछूँ, तो तोशाखाना केस में जो सज़ा हुई है को, क्या ये फ़ैसला आपके लिए एक्सपेक्टेड था? के लिए भी एक्सपेक्टेड था, मेरे लिए भी एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके से इसकी हेयरिंग्स चल रही थी, आपके लिए भी एक्सपेक्टेड था कि यही फ़ैसला आएगा? देखिए, मैं इस लिहाज से तो कन्विंस था क्योंकि तोशाखाना का मामला शुरू मैं छेड़ा था एक रिपोर्टर ने, राना इब्रार खालिद ने, और मैंने उस वक़्त की हुकूमत में उनको इंटरव्यू किया था और अपने प्रोग्राम में बुलाया था। और उसमें जब उन्होंने तफसीलात मांगी एक्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, तो पहले तो हुकूमत की तरफ से उनको भारी रिश्वत की पेशकश की गई। जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने उनकी माँ को एजेंसियों से टेलीफोन करवा के धमकाया, उनको अखबार से और चैनलों से निकलवाया। वो जिस चैनल में भी जाते, जिस अखबार में भी जाते, तो वज़ीर इत्तलात उनको निकलवाते, और उनके भाई पे झूठा मुकदमा भी पंजाब हुकूमत ने बना दिया कि वो इससे बाज आ जाएं। तो उससे लगता था कि इस मामले में हुकूमत की साइड पे वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है, इसलिए वो इतनी हसास है। फिर इसमें 4-5 वायलेशन हुई थी। और तीसरी बात ये कि ये वर्डिक्ट तो पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे चुका था। जी, लास्ट अक्टूबर में। हाँ, लास्ट अक्टूबर में। लेकिन उसमें चूँकि फिर ये एक हिस्सा वो फिर अदालत का काम था, तो अदालत से कहा गया था लास्ट अक्टूबर में कि वो इस मामले को कर ले। तो एक लिहाज से फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ था। और फिर इस तरह इससे भाग रहे थे मुसलसल, वो इस ताख़ीरी हरबे, यानी मेरिट पे उन्होंने किसी जगह अपने केस को कंटेस्ट नहीं किया, कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, और 3-4 मरतबा से ये चीज़ें उन्होंने अपने लिए वक्त मांगा। और टेक्निकल बुनियादों पे उनके वकला तो माशाल्लाह दर्जनों की तादाद में होते हैं, तो कभी एक हरबा कभी दूसरा हरबा, तो उससे भी आया था कि केस इनका नहायत कमज़ोर है। तो फैसला तो, लेकिन इस सब के बावजूद आपको नहीं इस बात का तो हक मिलना चाहिए था, जिन गवाहान को पेश करने की बात कर रहे थे, आप सजाएं ज़रूर दें अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है, कुछ गलत किया है, लेकिन किसी भी मुल्जिम का जो बुनियादी हक है उससे आप उसको महरूम नहीं कर सकते। किसी से फेयर ट्रायल का हक आप नहीं छीन सकते। देखें, एक तो ये है कि काश हर पाकिस्तानी को दिफा का उतना हक मिलता जितना को मिलता है, और काश हर पाकिस्तानी के केसों को आला अदलिया इतनी अहमियत देती जितने उनके केसेस को देती हैं, और काश दूसरे पाकिस्तानियों को भी उस तरह तोक और दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान की आला अदालतें और ज़मानतें देती जिस तरह के को देती रही। अब दिफा से और क्या मुराद है, मैंने आपको बता दिया इससे पहले, राना इब्रार खालिद का किस्सा मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ। फिर ये कि जो इलेक्शन कमीशन में ये केस था, तो उधर तो बाबर अवान और पता नहीं मुल्क के चोटी के किसी वकील को नहीं छोड़ा गया, तो इलेक्शन कमीशन में ये केस कितने महीने चला। आप पार्टी फंडिंग केस को देख लें कि किसी लीडर को ये हक मिलता है कि उसके खिलाफ 7-8 साल से एक केस को पेंडिंग रखा जाए। फिर इसको आप देखें कि जब पिछले अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया और सेशन जज, एडिशनल सेशन जज की मजबूरी बन गई, तो उनके नाज नखरे की खातिर जज को तब्दील कर दिया गया। फिर पहले हाई कोर्ट से उनको खिलाफ स्टे ले लिया गया। फिर पिछली मर्तबा ये जज, उनके वकील हालांकि आके जज के साथ बदतमीज़ी भी करते रहे। फिर मेंटलिटी रिव्यू की बात आई, उसमें इनके वकला ने आर्गू किया, ख्वाजा हारिस जैसे लेवल के वकला ने आर्गू किया। उन्होंने वो फैसला जब हो गया तो एक्चुअली तो ये केस भी, ट्रायल भी इसका हो गया था, लेकिन ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा वाक़या है, और शायद आला अदलिया ने पहली मर्तबा किसी बंदे को ये कंसेशन दी हो कि एक केस
वो ट्रायल के मरहले में दाखिल हो गया हो और लेकिन फिर लेकिन अदालतों के सामने भी तो वो सारे एतराज़ात, वो सब चीज़ें थी, वो जिस मुतासिबाना रवैये की बात तहरीक इंसाफ के वकला भी करते रहे हैं, तो इन मसाइल को भी तो एड्रेस करना ज़रूरी था ना। असल में ये रिवायत तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डाली गई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस हैं जिनके बेंचेस पे हुकूमत को एतराज़ है, कितने केस हैं इसके बारे में हुकूमत कहती है कि चीफ जस्टिस साहब उसको ना सुने, फलां जज उसको ना सुने, लेकिन उधर से उस एतराज़ को अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट रिवायत बरकरार रखती जो पहले से थी कि अगर किसी जज पे मामूली सा भी एतराज़ हो जाता तो वो उस फैसले से हट जाता। तो जब बड़ों ने इस रिवायत को पामाल किया है तो फिर मातहत अदलिया उस रिवायत को क्यों बरकरार नहीं रखेगी। लेकिन इसमें तो ये हुआ मसलन वहाँ पे ये कि बंदयाल साहब को ये केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, इस पे किसी अदालत में उससे बरतर कोई अदालत है नहीं कि जिस पे बहस हो। लेकिन इधर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे बहस हो गई कि उन्होंने कहा कि ये जज है, इसको नहीं सुनना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका इख्तियार समाअत का इख्तियार दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद ये तस्लीम कर लिया, ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं वो नहीं है, वो इस हवाले से पीटीआई के एतराज़ात गलत है। अच्छा साफी साहब, मैं एक बात सोच रही, हालात कितने बदल गए हैं कि ज़मान पाक जो कारकुनान से हर वक्त भरा रहता था, एक खदशा ही होता था कि गिरफ्तारी का, और वहाँ पर जो है वो इतने दंगे फसाद शुरू हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था पुलिस के साथ, पुलिस के सामने आकर कारकुनान खड़े हो जाते थे, लेकिन आज किसी में जुर्रत नहीं थी कि गिरफ्तारी पर कोई एहतजाज करता। दूसरा, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तकसीम किए, खुशी का इजहार किया। आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी वही हालात हैं, आज मौजूदा हुकूमत वाले खुश हो रहे हैं, कोई हमारा सियासतदान लीडर सोचता नहीं है, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। जो जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के लिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये 2018 से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो शुरू हुआ वो भी थमा नहीं है? ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की नाअहली और गिरफ्तारी और जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इन्हीं पर जाकर ये सिलसिला ख़त्म होगा। देखिए शाजिया, ना मैंने उस वक़्त मिठाइयाँ बांटी थी या खाई थी, और ना आज मिठाई बांटी है और ना खाई है, और ना मुझे उस वक़्त कोई खुशी थी और ना मुझे आज कोई खुशी है। हम तो चाहते हैं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान की सियासत अमलन सियासतदानों के हाथ में आ जाए, यहाँ से इंतकाम के कल्चर का ख़ात्मा हो। दूसरा ये है कि एक आइडियोलॉजिकल वर्कर में और आइडियोलॉजिकल पार्टी में और फ़ैन क्लब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। मैं अगर आज मर्दान जाऊँ और वहाँ चौक में खड़ा हो जाऊँ तो शायद वहाँ के MNA या MPA से कि बनिस्बत मेरे साथ सेल्फियाँ बनाने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन उनमें 10 बंदे, लेकिन जो लोग को छोड़कर आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या आप उनको कह सकते हैं कि ये किसी नज़रिए के लोग हैं, ये किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं? क्या इनको वोट मिलना इतना आसान होगा तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद? कैसे 3.5 साल तो इसी पार्टी को डिफेंड करते रहे, तो आज ये दूसरी पार्टी में जाकर कैसे साफ शफाफ भी हो गए और उनके नज़रियात भी बदल गए? अब एक तो ये है कि जो चीज़ें अननेचुरल और गैर फितरी तरीके से बनती है तो फिर उनको रिवर्स भी गैर फितरी तरीके से किया जाता है। तो मेरी बात है कि गैर फितरी चीज़ों को फितरी तरीके से फिर रिवर्स नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने तो कई साल पहले 2012-13 में गालिबन PTI को नाम दिया था कि ये नई मुस्लिम लीग काफ है, तो वो भी नई मुस्लिम लीग काफ थी, इस्तेहकाम पार्टी भी नई मुस्लिम लीग काफ है, और PTI पार्लियामेंटेरियन भी नई मुस्लिम लीग काफ है, और यही हमारा रोना है। और देखें कि इस वक्त 2000 अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग काफ बन जाए या 2018 की PTI बन जाए। नून लीग की ये ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग काफ बन जाए या 2018 की PTI बन जाए, और JUI की ये ख्वाहिश है और ये कोशिश है कि वो नई मुस्लिम लीग काफ या 2018 की PTI बन जाए। तो ये इस साफी साहब, अब किसी ख्वाहिश तो पूरी होनी है ना। तहरीक इंसाफ को तो मैदान से बिल्कुल आउट कर दिया, इसका मतलब किसी एक की तो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है।
ये कि देखें, जब तक सियासतदान सुधरते नहीं हैं, जब तक सियासतदान अपने आप को आला अखलाकी मायारात पे फाइज नहीं कर लेते, जब तक वो अपने अंदर अहलियत पैदा नहीं करते, तो तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई मुस्लिम लीग PTI बनेगा, मसलन पिछले इलेक्शन में इससे कई गुना बदतर हशर को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए मीडिया, अदलिया और उनके सियासी मुखालिफिन के साथ किया गया। आज शायद मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काब बन जाए या PTI बन जाए, कल फिर किसी और की बारी होगी, फिर किसी और की बारी होगी। इसलिए इसका तरीका यही है। और देखें, इन सब का यही होता है कि अब जब इनको मौका मिला तो इन्होंने इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए PDM वालों ने और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, हर एक ने अपना अपना उल्लू सीधा किया। आज मैंने ट्वीट में भी लिख दिया है कि इस केस के लिए, ये तोशाखाना के लिए, ये अगर राना इब्रार ना निकालता, सफ़र वो हुए, धमकियाँ उनकी माँ को मिली, जाली केस उनके भाई के खिलाफ बने, नौकरी से उनको महरूम कर दिया गया। इस 1.5 साल में इन लोगों ने तो आज जो फैसला है उसका फ़ायदा राना इब्रार को तो नहीं मिला। बिल्कुल, गालियाँ उनको पड़ी, हम जर्नलिस्टों को पड़ जाती है। फ़ायदा मिला जरदारी को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को। लेकिन इनमें से हर एक ने इस 1.5 साल में अपना अपना उल्लू तो सीधा किया, लेकिन ना टेररिज्म के मसले के हल के लिए कुछ किया, ना सूबों की महरूमी के मसले के हल के लिए कुछ किया, ना गुड गवर्नेंस के लिए कुछ किया। अपने अपने केसेस। साफी साहब, आने वाले इलेक्शंस में जिसमें PTI नज़र आ नहीं रही है, PTI का हाल हम सबके सामने है, लोग छोड़कर बहुत से तो जा चुके हैं, ऐसे इलेक्शंस की अहमियत क्या होगी? तो ये माजी में यही तो हम रोना रो रहे थे कि 2018 के इलेक्शन की क्या अहमियत थी, कि जिसमें न सिर्फ ये कि नून लीग को अंदर किया गया था, बल्कि उस इलेक्शन की क्या अहमियत थी कि जिसकी गिनती पोलिंग एजेंटों की अदम मौजूदगी में की गई थी और जिसके पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया था। तो उस इलेक्शन की क्या अहमियत थी? ये हमेशा जो है, अगर उस पे PTI एहतजाज करती तो आज हम कहते कि वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है। ये रवायत तो उन्होंने डाली। मैं तो आज भी बतौर जर्नलिस्ट ये मुतालबा करूंगा कि के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, शहरयार अफरीदी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो कुछ हो आईन और कानून के मुताबिक हो, उनके साथ इनह्यूमन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अभी वो क्लिप निकाल दे जिसमें अमेरिका में खड़े होके कहते हैं कि मैं जाके नवाज शरीफ और AC कराऊंगा। हाँ, तो ये सिलसिला तो इसी तरह जारी रहेगा। सही। तो पिछले इलेक्शन के बारे में भी ये सवालात थे और उससे उस वक्त तो बहुत खुश हो रहे थे। वो और उनके हमनवा तो ये नहीं कह रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है। ये सब चीजें हमने देखी हैं। ये तो वही मुकाफात अमल है। सही। और बदकिस्मती ये है कि तारीख का सबक ये है कि तारीख से कोई भी सबक नहीं सीखता। आज भी हम लोग इख्तिदार में हैं, उनसे ये कहते हैं कि आप खुदा के लिए के नक्शे कदम पे ना चले, और ये कहते थे कि खुदा के लिए आप माजी के नक्शे कदम पे ना चलें, बल्कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया साफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।